सपोज Cl है हमारे पास, तो 2h7, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इसमें, तो विल गेट दैट Na पॉजिटिव मिलेगा और Cl नेगेटिव मिलेगा, तो ये 2h हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा. So ionic bonds are formed to complete the octet of atoms, because the isolated gas, most of the isolated gaseous atom without complete octet are unstable. So अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रेजेंट है तो वो स्टेबल होंगे, बिकॉज देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड आयंस. द बॉन्ड इज the electrostatic force of attraction between the cations and anions. Force of attraction between cations and anions and anion. So अपन कहेंगे force that will be directly proportional to दोनों पे कितना चार्ज है, तो डिवाइड बाय r स्क्वायर होता है गुना होता है. सो अगर हमको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना होता है नॉन मेटल. सो फॉर बॉन्ड formation metal must have low ionization energy, must have low ionization energy, and non-metal must have high electron affinity. तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए और इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए, तो आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म हो जाएगा. The cations and anions, the cation and anion अपन ऐसे लिखते हैं, the ionic compound, क्योंकि अपन का पता है ना कैटायन एनायन आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो लिखने की जरूरत क्या है. तो आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एंटिटी. मतलब वो सिंगल मॉलिक्यूल जैसे एग्जिस्ट नहीं करता कि NaCl इज अ मॉलिक्यूल, बट इट इज a large network of cations and anions, in which cations are surrounded with anions, are attracted by the anions, or cations are ठीक है सराउंडेड लिख देते हैं, surrounded with anions and vice versa. Anions are surrounded with the cations. ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर अपन कहेंगे in NaCl each sodium is surrounded by 6 Cl minus ion, is surrounded मतलब equally attracted लिख देते हैं, is equally attracted by 6 Cl minus surrounding it. Sir, equally attracted by 6 Cl minus. Cl minus.
तो ऐसे ना, एंड Cl minus sign by 6 सोडियम। तो जैसे Na पॉजिटिव है तो इसमें Cl माइनस साइन ऐसे इक्वली अट्रैक्टेड होंगे। Cl माइनस साइन इधर Cl माइनस साइन we can write that. और ऐसे ही सोडियम आयन होता तो वो भी 6 Cl माइनस साइन, तो जैसे क्लोराइड आयन होता तो वो 6 सोडियम आयन से बना। दैट इज ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे HCl होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ऐसे सिंगल एंटिटी एग्जिस्ट करता है। H2 मॉलिक्यूल सिंगल एंटिटी जैसे एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड सिंगल एंटिटी जैसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सर बोलो। सर NaCl में एक सोडियम का एटम मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना क्लोरीन के एटम, तो फिर हाँ, सर एक साथ 6 कैसे अट्रैक्टेड है उस? वो बहुत सारा नेटवर्क होता है। ओके सर, मतलब इलेक्ट्रॉन उसने बस एक को ही दिया। ऐसे सिंगल एंटिटी थोड़ी होता है। सोडियम एक लार्ज नेटवर्क लिखा ना होता है, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, ऐसे। अब ऐसे ही कोई दूसरा सोडियम इधर रहा होगा जिसने इस Cl को दिया, तो ये इससे अट्रैक्टेड है, इससे कोई दूसरा Cl अट्रैक्टेड होगा, ऐसे बनता है। तो लार्ज नेटवर्क होता है। ओके सर। So these bonds are called, these bonds are called are called non-directional bonds. Non-directional bonds. Right? The stability of ionic compounds depends on the lattice energy. Depends on the lattice energy, that is called potential. And we know that what is potential. Directly proportional to Q1, Q2 divided by R. That is the lattice energy. So we can write that lattice energy will be equal to Q1, Q2 divided by R होता है। Proportionally constant अपन को पता है, we can write K as a proportionally constant. This is next page पे जा रहा हूँ। सर एक सेकंड। यस सर, हो गया। अभी भी कोई ऑप्शन है? चलो आगे चलते हैं। Lattice energy is ये पॉइंट ये एनर्जी लिबरेटेड when the gaseous ions cation and anion combine to form a molecule.
from a molecule. It can be calculated by Born-Haber cycle. It can be calculated by Born-Haber cycle. So लेते हैं example. To calculate lattice energy of NaCl. So the energy liberated in formation of NaCl of 1 mole NaCl. That is called lattice energy. तो जब हम NaCl को फॉर्म करेंगे तो अपन सोडियम इनिशियली अपन सॉलिड लेकर हाफ Cl2 लेंगे, दैट इज इन गैसियस स्टेट, और इससे अपन बनाएंगे सोडियम, दैट इज इन सॉलिड स्टेट। तो इसमें एनर्जी लिबरेट होगा, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl. तो द एनर्जी लिबरेटेड इज सपोज x किलोजूल पर मोल। तो अपन कहेंगे द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी के फॉर्म में लिखना होता है, दैट इज इक्वल टू -x किलोजूल पर मोल। If it is exothermic reaction, the delta H will be negative. We know that. But इसके फॉर्मेशन में ये तो गैसियस स्टेट नहीं है, ये टोल्ड दैट कि भाई लेटिस एनर्जी होता है व्हेन एनर्जी लिबरेटेड विद द गैसियस कैटायंस एंड एनायंस कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, एक मॉलिक्यूल तो लिखा ही हुआ है आपने, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ। वैसे अ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो अपन को हटा के 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। अब अगर अपन इसको देखेंगे कि ये कैसे बना हुआ है, द बॉर्न-हाइबर साइकिल, तो पहले हमने सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट किया होगा, सोडियम को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया होगा, और फिर हमने सोडियम गैस को सोडियम आयन में कन्वर्ट किया इन गैसियस स्टेट। Cl2 को बॉन्ड को ब्रेक करके हमने Cl गैसियस एटम लिया होगा, और फिर हमने Cl गैसियस एटम को Cl माइनस इन गैसियस स्टेट बनाया होगा, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके ये बनाया होगा। इस स्टेप में इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इनके जो कंबाइन होने से NaCl बना, तो इनके कंबाइन होने से जो एनर्जी लिबरेट होता है उसको कहते हैं फिर लैटिस एनर्जी। Lattice energy होता है the energy liberated when the gaseous ions combine to form a molecule. Energy liberated when the gaseous ions combine to form a 1 mole of molecule. तो ये अपन ने पर मोल लिखा हुआ है ना, किलोजूल पर मोल। तो अपन कहेंगे यहाँ पर जो आपने रिएक्शन लिखा है, इसमें अगर मैं किसी सॉलिड को गैसियस स्टेट में कंबाइन करूंगा तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी, और अगर मैं गैसियस आयन से गैसियस एटम से आयन बनाऊंगा तो दिस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी, और अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करके एटम में बनाऊंगा तो मैंने बॉन्ड एनर्जी यूज किया, और अगर मैं किसी Cl को एनायन में बनाऊंगा तो दिस इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अपन ने बहुत सारे टाइप के एनर्जी यूज किए हैं इन द प्रोसेस। यहाँ पर अपन डेल्टा H1 लिख लेते हैं, वो एंडोथर्मिक होगा क्योंकि सब्लिमाइज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ डेल्टा H2 लिख लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी डेल्टा H3 कर देता हूँ, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डेल्टा H4 कर लेते हैं।
लेटिस एनर्जी को मैं डेल्टा H5 कर लेता हूँ। तो लेटिस एनर्जी यहाँ डेल्टा H5 है, विच इज इक्वल टू सम ऑफ दी ऑल दीज एनर्जीज। जब इनको सम करेंगे तो दैट विल बी डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन होता है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। इन सब एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन होगा वो डेल्टा HF होगा, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। अगर अपन चेक करेंगे तो इसको तो आपने माइनस लिखा, मतलब ये एक्सो आने वाला है। ये तो सब्लिमेशन है जो एंडोथर्मिक होगा। ये आयनाइजेशन है, ये भी एंडोथर्मिक होता है। बॉन्ड अगर ब्रेक करना है तो ये भी एंडोथर्मिक होता है। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा तो Cl के लिए एक्सो होगा। अपन ने पढ़ा हुआ है कि 350 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी लिबरेट होता है और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। सो ओवरऑल प्रोसेस जो आएगा वो एक्सोथर्मिक आएगा, NaCl का फॉर्मेशन। अब एक बार अपन ये देख लेते हैं कि भाई अगर मुझे कैलकुलेट करना है ये एनर्जीज है क्या क्या। तो एक तो होता है कि भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सर एक डाउट। बोलो। सर जो डेल्टा H5 है वो डेल्टा H1 से H4 तक का सम नहीं है? नहीं, हमने तो अलग अलग लिखा। मतलब वो भी सेपरेट है ना? बिल्कुल लिखा तो इधर, वरना सेपरेट को लिखा। तो लेटेस्ट ओके एनर्जी सर, सिर्फ हाँ सर। लेटेस्ट एनर्जी सिर्फ डेल्टा H5 है। उसको डेल्टा H1 H2 H3 H4 से कोई रिलेशन नहीं। ठीक है। फॉर्मेशन होता है द एनर्जी एक्सचेंज when 1 mole of any compound is formed from its elements, in their elemental state. Elemental state is called enthalpy of formation. Is called heat of formation. अब आप हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखोगे तो एक्स की बात कर रहे हो, एंथैल्पी लिखोगे तो डिपेंडिंग की एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव होता है, तो वो लिख लेंगे। इसको लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कोई प्रॉब्लम। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये एलिमेंट में गैसियस स्टेट होगा, ये एलिमेंट में सॉलिड होगा। तो इसके लिए डेल्टा H जो फॉर्मेशन होगा रिएक्शन का, क्या जो एंथैल्पी एक्सचेंज होगा उसे फॉर्मेशन बोल सकते हैं? तो अपन कहेंगे बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। दोनों कैसे हो सकता है? बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने कहा है कि फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, और फिर आपने ये वर्ड यूज किया एलिमेंटल स्टेट। अगर किसी के एलोट्रोप एग्जिस्ट करेंगे तो उसका जो एलिमेंटल स्टेट होगा, एलिमेंटल स्टेट का मतलब है जिसमें उसका डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एलिमेंट का डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन 0 होना चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो कार्बन के लिए डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन 0 तभी होगा जब कार्बन ग्रेफाइट होगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट।
elemental state of element is right. Elemental state of element is the state in which is the state is the state in which it exists in nature. Exist in nature as most stable state. Most stable state. तो उसको अपन एलिमेंटल स्टेट बोलते हैं. That is called elemental state. तो अगर कार्बन है तो उसका एलिमेंटल स्टेट, उसके इतने सारे एलोट्रोप्स होते हैं, उन सब में कार्बन का एलिमेंटल स्टेट ग्रेफाइट होता है. तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अगर मुझे इसको डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये ग्रेफाइट है. अगर ग्रेफाइट लिखा होगा तो मैं बता दूंगा कि दिस इज डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, बिकॉज कार्बन का ग्रेफाइट जो स्टेट होगा दैट इज द एलिमेंटल स्टेट. अगर कार्बन डायमंड होगा तो नहीं होगा. अगर मैं कार्बन को डायमंड लिखता हूं या कोई दूसरा लिखता हूं प्लस O2, तो ये CO2 बनाएगा, तो मैं इसको डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकता. डेल्टा एच तो बोल सकता हूं बट फॉर्मेशन नहीं बोल सकता कि CO2 के फॉर्मेशन का इतना एनर्जी एक्सचेंज होगा. रीजन, बिकॉज आपको साफ साफ डेफिनेशन में लिखा हुआ है आपने कि फ्रॉम इट्स एलिमेंट. अपन को एलिमेंट बताना जरूरी है कि आपको एलिमेंटल स्टेट, अगर एलिमेंट से बनाना होता है, लेकिन अगर किसी के आइसोटोप एलोट्रोप एग्जिस्ट करते हैं, अगर किसी के एलोट्रोप एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हमें उसका मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप लेना पड़ेगा. तो कार्बन के लिए एलिमेंटल स्टेट इज ग्रेफाइट. सल्फर के लिए रोम्बिक होता है. फॉस्फोरस होता है तो व्हाइट फॉस्फोरस होता है. एलिमेंटल स्टेट, दैट इज हाउ वी कैन, मतलब ये एलिमेंटल स्टेट तुमसे पूछ लेते हैं. सो एलिमेंटल स्टेट ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन इज ग्रेफाइट. रोम्बिक, सल्फर अगर है तो रोम्बिक है, फॉस्फोरस है तो व्हाइट होता है. व्हाइट फॉस्फोरस इज द एलिमेंटल स्टेट ऑफ फॉस्फोरस. क्योंकि फॉस्फोरस रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है. सल्फर रोम्बिक भी होता है, मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, प्लास्टिक सल्फर होता है, क्रिस्टलाइन सल्फर होता है. वो देखेंगे फिर बाद में, बट हमें ये अभी याद होना चाहिए. तो ये तीन ही पूछते हैं अपन से, बाकी नहीं पूछेंगे. तो फिर तीनों को पता होना चाहिए. सो ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ कार्बन. is thermodynamically most stable state of carbon. That is the most stable state of carbon. Graphite is thermodynamically most stable state of carbon. ये तो मैंने डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा कि भाई डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है क्या. ये इसको अपन कह सकते हैं. ठीक है. अब अपन एक बार चेक करते हैं सब्लिमेशन क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता है. तो मैं एक बार सब्लिमेशन की बात करूं. सब्लिमेशन
ऑब्वियसली बात है, किसी को सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है without going into the liquid state is called sublimation. The energy required to convert one mole of solid, 1 mole of any solid into its gaseous state when heated above its boiling point is called sublimation. एग्जाम्पल अगर अपन लेंगे तो जैसे सपोज हमारे पास गिवन है H2O को आइस के फॉर्म में ले लेते हैं और इसको अज्यूम कर लेते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तो फिर ये सीधा वेपर्स में कन्वर्ट होगा. इट विल नॉट गो इनटू लिक्विड स्टेट. आप घर में भी कर सकते हैं, एक पैन को बढ़िया गर्म कर लो पहले अच्छा, और गर्म करने के बाद उस पर आइस क्यूब रख दो. इट विल नॉट गो इनटू लिक्विड स्टेट, वो सीधा वेपराइज होना शुरू हो जाएगा. अब कुछ सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप ही रूम टेम्परेचर पे भी वेपराइज होते हैं. ऑब्वियसली बात है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे फिनाइल बॉल्स होते हैं, उनका स्मेल आता है ना घर में, कोई Yes. तो इसमें सब्लिमेशन में डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, इसका जो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन होगा, फॉर्मेशन के लिखे डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन zero. It's an endothermic process. It is always endothermic process. मतलब ये प्रोसेस अपन घर पे कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको एग्जाम्पल दिया. बाकी अपन सब्लिमाइज किसी को भी कर सकते हैं. हम तो आयरन को भी सब्लिमाइज कर देंगे. अपन कहेंगे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बताओ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो 4000 पे रख दूंगा. और क्या, उतना नहीं करेंगे पर मतलब वाटर को यहाँ पर 100 के अबव कुछ भी ले सकता था, जरूरी नहीं कि 120, ग्रेटर देन 100 लिखना है बस. दैट इज व्हाट सब्लिमेशन. बॉन्ड एनर्जी. अब बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी होता है. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, bond dissociation. Bond energy is the average energy. Energy is the average energy required to break all the bonds in a molecule. Bonds in a molecule. That is bond energy. And bond dissociation energy. Dissociation energy is the energy required to break a single bond. Single bond. Single bond is called bond dissociation.
तो अपन उसको ऐसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो अपने पास H2O है, तो वाटर में ऐसे होता है। अगर मैं वाटर को कन्वर्ट करूंगा H और OH में, तो इसमें एक बॉन्ड ब्रेक किया, इसलिए मैं इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखूंगा। फर्स्ट बॉन्ड को ब्रेक करने में अराउंड 119 यूज होता है, तो ठीक है लिख लेते हैं 119, पॉइंट ऐसे पॉइंट छोड़ देते हैं, किलोजूल पर मीटर। और फिर अपन OH को बॉन्ड करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये फिर एक बॉन्ड ब्रेक करना है, तो इट विल बी O+H, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी E2 हो जाएगा। सेकंड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे एंड इट इज ऑलमोस्ट 101.5, अपन 101 ही ले लेते हैं। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, इसमें अगर मुझे दोनों बॉन्ड को एक साथ ब्रेक करना है, तो मैं कहूंगा अगर वाटर के दोनों बॉन्ड आपको ब्रेक करने हैं और इसको ट्वाइस ऑफ H+O में कन्वर्ट करना है, तो ये तो दोनों बॉन्ड को ब्रेक किया है, इसलिए मैं इसको बॉन्ड एनर्जी कहूंगा। एंड बॉन्ड एनर्जी जो होता है, दैट इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल दी बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी required to break all the bonds. So it is 110 kilojoules per minute. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, इधर भी एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। और बॉन्ड एनर्जी होता है कि अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक साथ एवरेज कितना एनर्जी चाहिए। इन सबकी बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी, ये 1 2 3 4 सभी को ऐड करो, डिवाइड बाय 4 करो, तो दैट विल बी द बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। सो दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। मतलब जितने बॉन्ड्स होंगे उससे डिवाइड। मेरे ख्याल से इसी को एवरेज बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, हाँ तो अपन कहेंगे मेरे पास सब्लिमेशन है, बॉन्ड एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी बताने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताने की जरूरत नहीं है, लैटिस एनर्जी बताने की जरूरत नहीं है, लैटिस एनर्जी ऑलरेडी आपने लिखा है। तो अपन बॉन्ड एनर्जी समझ में आ गया कि जब आप बॉन्ड एनर्जी लिखोगे तो मुझे क्या समझना है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखोगे तो क्या समझना है। लैटिस एनर्जी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिकॉज ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। तो कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड as the energy required to convert 1 mole of solid into its gaseous ions. पहले अपन ने उल्टा लिखा, पहले अपन ने मान लो अपन ने लिखा, अपन ऐसे बोल रहे हैं भाई मेरे पास NaCl सॉलिड है, इसको एनर्जी देंगे तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव इन गैसियस और Cl माइनस इन गैसियस। तो अपन कहेंगे पहले आपने लिखा था इन दोनों को कंबाइन करके ये बनाएंगे, तो जो एनर्जी लिबरेट होगा दैट इज द लैटिस एनर्जी। और अभी आप बोल रहे हो कि इसको एनर्जी इतना कितना एनर्जी देना पड़ेगा कि ये गैसियस आई बन जाए, तो दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो दोनों सही है। तो अपन को पता है कि लैटिस मतलब जब दो गैसियस आयंस कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। जब ये कंबाइन करेंगे तो कितना एनर्जी लिबरेट करेंगे, यही एनर्जी तो लिबरेट करेंगे। बस ये कंबाइन करेंगे तो इतना लिबरेट होगा एनर्जी, तो अपन इसको डेल्टा H नेगेटिव लिख देंगे। और अगर NaCl है, इतना एनर्जी देके गैसियस आयंस बनाओगे तो डेल्टा H पॉजिटिव बता देंगे। अगर आप लैटिस एनर्जी पूछोगे तो बाय डेफिनेशन होता है लैटिस एनर्जी, अगर कोई डेफिनेशन पूछे
तो यही वाला डेफिनेशन लिखना कि जब गैसेस आयन कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ 1 mole of molecule, so the energy liberated is called lattice energy. तो अपन को एक बात पता है, किसी भी रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो एक्सोथर्मिक है तो रिवर्स डायरेक्शन में वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है और उतना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो अगर इन दोनों के कंबाइन करने से डेल्टा H5 एनर्जी लिबरेट हो रहा है, तो अगर इसको इस दोनों में कन्वर्ट करेंगे तो उतना ही एनर्जी, उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी यूज भी होगा। तो कभी कभी वो रिवर्स लिखा होगा तो आप उसको वो नहीं करना कि सर ने तो कहा था कि आयंस कंबाइन करेंगे तो एनर्जी लिबरेटेड, आप एरो ऐसा लगा लो तो एनर्जी लिबरेट ही होगा, NaCl प्लस एनर्जी। और अगर इस डायरेक्शन में लगाओगे तो एनर्जी यूज करना पड़ेगा क्योंकि सॉलिड को गैसेस में कन्वर्ट करना है। तो दोनों ही करेक्ट है अपने लिए। बाय डेफिनेशन कोई पूछेगा तो हाँ बोलो। सर इसमें जो एनर्जी होगा वो H1 H2 H3 H4 हम काउंट नहीं करेंगे। अभी ये तो लैटिस एनर्जी है यार, लिखा तो है लैटिस एनर्जी। बताओ ओके सर। उन सबका सम तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बताया आपने, है ना? तो इसको लैटिस एनर्जी बार बार क्यों सोच रहा है? अब एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द heat of formation या enthalpy of formation. Formation Al2, ठीक है? Al2O3 if the delta H of sublimation of aluminum is X kilojoule per mole, delta H of ionization is of Al3 plus is Y kilojoule per mole, bond energy of oxygen is Z kilojoule per mole. वो यूनिट वही है, इससे नहीं लिखा हुआ था। Electron affinity of oxygen is P kilojoule per mole. And lattice energy of Al2O3 is suppose Q kilojoule per mole. ये मुझे पता है। तो ठीक है, विल राइट दैट कि भाई हम बॉन-एबर साइकिल यूज कर लेते हैं। मुझे एल्यूमिनियम लेना है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के 1 मोल Al2O3 बनाना है और डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन लिखना है। वो नेगेटिव आएगा, मतलब इट इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मुझे ट्वाइस ऑफ ए चाहिए और 3/2 ये चाहिए, तो रिएक्शन हो जाएगा। ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, क्योंकि अपन को पता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है व्हेन 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अपन एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम एंड गैसियस स्टेट कंबाइन करेंगे सब्लिमेशन। इसको आप Al3 प्लस में कंबाइन, गैसियस स्टेट में 2 मोल्स
इधर मैं इसको डिसोसिएट करके ऑक्सीजन बनाऊंगा गैसियस स्टेट में, मुझे 3 ऑक्सीजन चाहिए, और इधर से इधर में 3O - 2 बनाऊंगा, फिर इन दोनों को कंबाइन करके ये बनाऊंगा। अब आपने लिखा था डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4 और डेल्टा H5। तो मैं डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन लिख दूंगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। डेल्टा H1 इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, सब्लिमेशन एनर्जी मतलब मुझे x लिखना पड़ेगा, सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। ये तो पर मोल था x, सब्लिमेशन एल्यूमिनियम का 1 मोल सब्लिमाइज करने के लिए x लेना होता है, 2 मोल्स के लिए 2x। आयनाइजेशन एनर्जी में अपन लिख सकते हैं, और आप डेल्टा H1 H2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये सब्लिमेशन की बात कर रहा हूँ, या आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, या बॉन्ड एनर्जी की बात करूंगा, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूंगा, और यहाँ पर लैटिस एनर्जी की बात करूंगा, लाइक दैट। सब्लिमेशन एंडोथर्मिक, आयनाइजेशन भी एंडोथर्मिक होता है, सो 2y लिखूंगा। बॉन्ड एनर्जी इज डेल्टा H अपन को लिखना है, तो बॉन्ड एनर्जी जो गिवन होगा वो तो 1 मोल O2 का गिवन है, और मुझे 3/2 मोल्स चाहिए, तो 3/2 Z प्लस 3/2 O2 है, 1 मोल O2 का बॉन्ड एनर्जी मुझे गिवन है, तो 3/2 मोल्स का कितना होगा, 1 को ब्रेक करना है तो Z होता है, तो 3/2 के लिए 3/2 Z होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमको गिवन है ऑक्सीजन के लिए, दैट इज P, तो इसमें 3 मोल्स ऑक्सीजन को O2 में कन्वर्ट करूंगा, तो दिस विल बी 3P, 3 मोल ऑक्सीजन, और ये Q गिवन है अपन को लैटिस एनर्जी, सो आई विल राइट दैट इट विल बी Q S। सो दिस विल बी द प्रोसेस। ये XYZ का वैल्यू अपन को गिवन होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी गेट द आंसर। जब कोई भी गैसेस आयंस कंबाइन करेंगे तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, व्हिच इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। बाकी ये सारे के सारे जो भी मतलब प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे एंडोथर्मिक हैं, इसलिए मैंने उनमें प्लस साइन रखा डेल्टा H के लिए, लेकिन जो एक्सोथर्मिक है उसमें माइनस साइन रखा। ये जो एनर्जी लिबरेट होगी वो इन सबके सम से ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई आपने एक्सोथर्मिक लिखा। ये जो एनर्जी लिबरेट होगा वो इन सबके सम से ज्यादा होगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन जनरली एक्सोथर्मिक ही होते हैं, कुछ रिएक्शन को छोड़ के। तो मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से रिएक्शन है जिनमें हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सभी में आप नेगेटिव आराम से यूज कर सकते हो। डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव होता है जब अपन H2 को I2 से रिएक्ट करवाते हैं और HI बनाते हैं। जब अपन N2 को O2 से रिएक्ट करेंगे और ट्वाइस ऑफ NO बनाएंगे। जब अपन ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म ओजोन, तो ये डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होता है। इन रिएक्शन के अलावा बाकी कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सभी केसेस में डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है। ये 3 रिएक्शन है जिनमें पॉजिटिव होगा। तो अगर नेगेटिव होगा तो बाकी सब तो ये पॉजिटिव वैल्यूज थे, ऑब्वियस सी बात है। और लेटेस्ट एनर्जी तो गैसेस आयन कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको इतना एक्सोथर्मिक होना चाहिए, इतना एनर्जी लिबरेट होना चाहिए कि ओवरऑल वो एक्सोथर्मिक हो जाए।
So this is the lattice energy. So अपन को ये पता है कि लैटिस एनर्जी जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, वो तो आपने बता दिया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, द साइज ऑफ आयन्स। साइज ऑफ आयन अगर छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। So lattice energy is directly proportional to charge and inversely proportional to size. Charge is more dominating factor. Is more dominating factor. मतलब अगर चार्ज ज्यादा है तो मैं साइज को चेक नहीं करूंगा। More dominating factor. Factor. जैसे कि अगर अपन को एग्जांपल लेना है तो मैं लिखूंगा MgO अगर है तो इसका लैटिस एनर्जी इससे ज्यादा होगा। उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे MgCl2 गिवन है तो इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा ही होगा NaCl से। ऑब्वियसली बात है, वो तो आपने पहले भी बता दिया। इसका चार्ज +2 था, इसका चार्ज +1 था, ऑप्शन तो सेम था। और अगर मुझे MgO गिवन है और MgCl2 गिवन है तो इस पे चार्ज -2 है क्योंकि मैग्नीशियम तो सेम है, इस पे चार्ज -1 है, तो इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। लैटिस एनर्जी में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। अगर चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा है, साइज को भूल जाओ। अगर चार्ज सेम है तो फिर अपन साइज की बात करेंगे। जिसका साइज छोटा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा। सो चार्ज इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। अपन करेंगे और भी एग्जांपल करेंगे बहुत सारे, पहले थोड़ा सा पढ़ ले आयनिक बॉन्ड फिर अपन। सो दैट इज हाउ द आयनिक bonds are formed. Formation of ionic bond, that is a lattice energy, that is a potential energy. कैलकुलेशन कैसे करते हैं we are able to do. तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल में, उसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वो अपन होने पर सेकंड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड लिखते हैं। लैटिस एनर्जी और भी लिख सकते हैं अपन एग्जांपल। मैं नेक्स्ट पेज पे एक दो एग्जांपल और लिख लेता हूँ क्योंकि वो और भी अच्छा हो जाएगा फिर अपना। लैटिस एनर्जी ऑफ अगर मेरे पास लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड है और सीजियम क्लोराइड है, तो मैं कहूंगा साइज ऑफ कैटायन इज डिफरेंट बट द साइज ऑफ एनायन इज सेम। इसमें चार्ज की बात तो कर ही नहीं सकते क्योंकि चार्ज तो सब में सेम है। डिपेंड्स ऑन साइज, ऑन साइज ऑफ कैटायन। वो कैटायन के साइज पे डिपेंड करेगा। जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। दिस इज लैटिस एनर्जी। इसमें चार्ज सेम था बिकॉज लैटिस एनर्जी अभी लिखा था मैंने, लैटिस एनर्जी इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसमें चार्ज तो सेम है, जिसका साइज छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो एनाइन तो सभी में सेम है, कैटायन का साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मेरे पास दो गिवन है कंपाउंड्स लैटिस एनर्जी के लिए, सो बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम सल्फेट। अपन को सारा लिखने की जरूरत नहीं, वी नो दैट इट इज लाइक दिस। सल्फेट तो सभी में प्रेजेंट है, लैटिस ऑफ द साइज अपन साइज के बेसिस पे लिखेंगे। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो
lithium fluoride, lithium fluoride, lithium chloride, lithium bromide and lithium iodide. Obviously इसमें cation same ले लिया आपने, so it depends on the size of anion. On size of anion. अगर anion का साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी. छोटे साइज में लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है बड़े साइज के कंपैरिजन. Properties of ionic compound. Of ionic compound. सर सेकंड वाले में कैसे डिसाइड हुआ? साइज देख लो cation का, ये छोटा है इससे. भाई एक ग्रुप पे इधर लिखे आपने. हाँ सर दिखाओ. मुझे लगा तुम लोग पहचान जाओगे कि भाई उस ग्रुप का. साइज ऑफ cation. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में ऑब्वियसली बात है, तो अपन लिखते हैं दैट इज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो वो लिखने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली विल हैव दैट कि भाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं. आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर. Most of the ionic compounds are soluble in water. Ionic compounds are soluble in water. But few ionic compounds we cannot write few, we can write some. अच्छे खासे भी होते हैं compound are insoluble in water because their lattice energy is greater than hydration. हाइड्रेशन वर्ड तो मैंने आपको बताया. यस सर. लैटिस एनर्जी तो अपन ने काफी कुछ पढ़ा. एक बार हाइड्रेशन एनर्जी भी थोड़ा और पढ़ते हैं. The energy liberated due to partial attraction of water molecules by the cations and anions. Cation and anion is called hydration. अभी हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होगा कि जैसे सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन, अगर इनमें अपन चेक करेंगे, जैसे सपोज करते हैं अपन, तो सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन, तो अगर अपन साइज की बात करें तो इसका साइज बड़ा होगा इससे. So charge density on the surface is less. On surface is less. Per unit area, unit area is less. So less tendency to attract water molecule.
to attract water molecule. क्योंकि अगर इस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो उतना ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। भाई ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा या ये ज्यादा करेगा, तो इसका साइज भी छोटा है और चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। चलो, तो इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा है। तो अपन कहेंगे देख भाई, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो Q1 Q2 चार्ज पर डिपेंड करेगा, तो ये चार्ज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इट विल अट्रैक्ट द, जितना ज्यादा मतलब इस पे चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल के डेल्टा नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज को उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और अपन कहेंगे कि इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्योंकि अगर साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो अट्रैक्ट भी करेगा। तो अपन कहेंगे इसमें ना R स्क्वायर होगा। इट इज लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ना, ये तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे हो गया कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन, सो दैट इज अ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने लिखा भी है द पार्शियल अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय द cations and anions in the solution is called hydration energy. So hydration energy is directly proportional to Q1 Q2 R square, और lattice energy is proportional to, that is Q1 Q2 divided by R. दोनों ही केस में we have written that hydration energy Q1 Q2 से directly proportional है। दोनों की बात कर रहे हैं ना अपन यहाँ पर, क्योंकि अपन लैटिस एनर्जी की भी बात कर रहे हैं और हाइड्रेशन एनर्जी की भी बात कर रहे हैं। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किसका डोमिनेंस कितना ज्यादा है, उसके बेसिस पे ही अपन कर पाएंगे सॉल्व क्वेश्चन को। तो अपन लिखते हैं कि Q1 Q2 अगर चार्ज है तो दोनों ही केस में चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। In both the cases, the charge is more dominating factor. The charge is more dominating factor. More dominating factor. जो चार्ज होता है ना, that is the more dominating factor. More dominating factor मतलब अगर चार्ज ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है और लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है। फिर हम साइज को कंपेयर नहीं करेंगे, हम साइज को तभी कंपेयर करेंगे जब चार्ज एक जैसा हो। तो अपन कहेंगे मोर डोमिनेटिंग फैक्टर, दिस मींस दैट हायर द चार्ज मोर इज द हायर द चार्ज मोर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी एंड lattice energy irrespective of size. हम साइज को तभी चेक करेंगे जब चार्ज सेम हो। जब चार्ज सेम होगा तो ही अपन साइज को चेक करेंगे। ठीक है ना, कि भाई छोटा साइज होगा तो हाइड्रेशन, इसमें पहले लिख सकते हैं यहाँ पर लिथियम का हाइड्रेट, क्योंकि क्लोराइड तो सेम है सभी जगह, तो इसमें लिथियम का
हाइड्रेशन ज्यादा होगा सोडियम से, सोडियम का हाइड्रेशन ज्यादा होगा पोटेशियम से, पोटेशियम का ज्यादा होगा रुबिडियम से, रुबिडियम का ज्यादा होगा सीजियम से। तो वो अपन उस टाइप से लिख सकते हैं कि भाई साइज जिसका छोटा होगा उसका हाइड्रेशन। So that is. Next we can write that. अब ये तो सॉल्युबिलिटी की बात की, अब पहले अपन ने सॉल्युबिलिटी की तो बात ही नहीं की अब तक। अब तक तो अपन ने यही कहा कि भाई most of the ionic compound are soluble in water because but some ionic compound are insoluble. हमने सिर्फ लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की बात की। अब अपन सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी के लिए हमें चेक क्या करना होता है। किसी भी कंपाउंड में अगर हमें सॉल्युबिलिटी चेक करना है तो अपन को क्या क्या चेक करना पड़ेगा। अपन देखेंगे to calculate the solubility of compounds. The solubility of compounds we require two type of energies. That is delta H of sublimation energy, क्योंकि पहले अपन उसे गैसियस आयन में कन्वर्ट करेंगे फिर हाइड्रेशन करेंगे। So that is we require lattice energy. Conversion of molecules into ions, into gaseous ions, and delta H of hydration. Hydration energy is the energy release on partial attraction of water. Partial attraction of water. तो उससे अपन को डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। Therefore I can write that डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन जो होगा मतलब टोटल एनर्जी एक्सचेंज will be equal to delta H of solution, that will be equal to delta H of lattice energy, or you can write that ionization energy plus delta H of hydration energy. ये दोनों चेक करने पड़ेंगे। lattice energy and that. बोलो फिर आपने वो लैटिस एनर्जी लिखा था। ओके ओके क्या सर, वो मैं पूछ रहा था आपने वो लैटिस एनर्जी लिखा था या आयनाइजेशन एनर्जी? वो lattice energy था वो। तो इससे चेक करेंगे। अब अपन को एक बात पता है हमेशा कि लैटिस एनर्जी अगर आप गैसियस आयंस में कन्वर्ट करोगे ना इसको, तो दिस विल बी ऑलवेज एंडोथर्मिक। और ये पार्शियल अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और अट्रैक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होता है। इसमें अपन को लिखा होगा इफ डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन ये इज नेगेटिव, अगर किसी कंपाउंड के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कैलकुलेट की और दोनों को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये नेगेटिव आया, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू होगी वो एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये लैटिस एनर्जी है। तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अपन चेक कर लेंगे दोनों का सम। अगर मेरे पास ये आया नेगेटिव, देन मॉलिक्यूल इज और द कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, is soluble in water. The compound is soluble in water. If delta H of solution is greater than 0, then compound is soluble only on heating. On heating. And if delta zero भी हो सकता है, डेल्टा जीरो होगा तो इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। If delta H of solution is 0, then the solution remain in equilibrium state। मतलब थोड़ा हीट करोगे तो पूरा सॉल्युबल हो जाएगा और हीट नहीं करोगे तो सॉलिड और जो उसमें सॉल्यूशन है, मतलब जैसे अपन ने थोड़ा सा नमक डाल दिया पानी में, तो अगर अज्यूम कर लेते हैं कि भाई डेल्टा एच 0 रहा होता
तो नमक और पानी थोड़ा घुल जाता, थोड़ा नहीं घुलता, तो वो इक्विलिब्रियम जैसे बन जाता इस पार्शियल सॉल्ट। इसे अपन बता सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देख लें। अपन सबको पता है नमक पानी में अगर डालेंगे तो क्या होगा, तो अपन उसी को लिख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, इन वाटर। क्योंकि नमक को अगर पानी में डालेंगे तो लेट अस चेक व्हाट विल हैपन। तो मैं ये दोनों ही चीजें लिखते हैं नमक के लिए। तो अपन क्या करेंगे, एग्जांपल में NaCl लिया अपन ने, तो मेरे पास सॉलिड NaCl है। मैं इसको कन्वर्ट करूंगा गैसियस साइंस में, तो मेरे पास Na पॉजिटिव आ गया और Cl माइनस आ गया। जो इसमें एनर्जी लिबरेट हुआ, इसमें ये तो डेल्टा H है, एंडोथर्मिक होगा रिएक्शन, तो अपन इसको डेल्टा H लिखेंगे, दैट इज लैटिस एनर्जी यू हैव यूज्ड। तो लैटिस एनर्जी यूज करोगे तो एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा H ऑफ लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू 180 किलो कैलोरीज पर मोल होता है। अगर मैं Na पॉजिटिव को जो गैसियस स्टेट में बन गया, अब ये पहले तो आयंस में कन्वर्ट करेंगे, अब पानी के साथ इंटरेक्शन लिखते हैं। अब Cl माइनस आयन है, ये भी गैसियस स्टेट में है, और इसको एक्वस मतलब पानी से ऐड करते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो मेरे पास सोडियम एक्वस बनेगा। थोड़ा रिएक्शन अच्छा लिखे, इसलिए थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। एक्वस मतलब पानी में डाला, तो मेरे पास Na एक्वस बनेगा। Cl माइनस आयन भी एक्वस स्टेट में आ जाएगा, और डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी होगा। हाइड्रेशन होगा तो एक्सोथर्मिक होता है, 179 किलो कैलोरीज पर मोल आया, और ये प्लस आया 140। तो अगर अपन इसको ओवरऑल चेक करेंगे, इसका मतलब है अगर अपन इन दोनों स्टेप को ऐड करेंगे तो अपन कहेंगे मैंने इन दोनों स्टेप को ऐड करूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है और ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो मुझे मिलेगा कि भाई अगर मैं सॉलिड NaCl को एक्वस पानी में डाल देता हूँ तो जो बनेगा वो Na पॉजिटिव एक्वस आयंस बनेगा, और प्लस Cl माइनस एन एक्वस आयन बनेगा। जो ओवरऑल एनर्जी एक्सचेंज होगा उसको अपन डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। ये एंडोथर्मिक होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। तो अगर दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे प्लस 1 किलो कैलोरीज मिलेगा। डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन आपके पास पॉजिटिव आया, डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन आपके पास पॉजिटिव आया। दिस मींस दैट नमक जो होता है NaCl इज insoluble in water at room temperature. Water at room temperature. So it requires energy for solubility. Energy for solubility, right? For the solubility. It requires the energy for the solubility. तो इसके सॉल्युबिलिटी के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड दैट वाज द रीजन कि नमक को अपन जब मतलब खाना बनाते हैं तो वेजिटेबल जब सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी वगैरह, तो नमक को अपन तब डालते हैं जब वो बॉयल हो रहा होता है। तो नमक को तब नहीं डालते जब सब्जी बना लिया और उसके बाद तो उसको कूल करके ठंडा करके फिर नमक डालेंगे तो द टेस्ट विल बी डिफरेंट, बिकॉज वो सॉल्युबल नहीं होता। खाने में नमक अपन तब डालते हैं जब वो बॉयल हो रहा होता है, सबको पता है ये बात। कई बार अपन को पता चला होगा नमक डालना भूल गए, नमक डालना भूल गए तो क्या हुआ, बाद में डाल दो, बट बाद में डालने से वो टेस्ट नहीं आता, बिकॉज इट इज अनसॉल्युबल। आप प्योर नमक खा रहे हैं, वो सॉल्युबल नहीं है उसमें। सो दैट वाज द रीजन कि अपन बता देंगे। अपन एक कैलकुलेशन तो देखना ही था ना, कैसे मतलब ये कैलकुलेशन आप बताओगे। सो दैट इज हाउ द सॉल्युबिलिटी इज। तो हमें सॉल्युबिलिटी के लिए ये वाला पार्ट चेक करना पड़ेगा। ये वैल्यूज हमें गिवन होंगे, कई बार हो सकता है कि ये वैल्यूज गिवन है, और भी डिफरेंट टाइप से अपन को क्वेश्चंस मिल सकते हैं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है कि भाई अपन को इसका ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दे दिया, और अपन से पूछ लिया कि या इसको दे दिया, इसको दे दिया, और आपसे हाइड्रेशन पूछ लिया, ऐसे भी हो सकता है।
तो वो अपन से कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है, इसी में एक क्वेश्चन बना देता हूँ। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ sodium and chloride ion is in the ratio of 5:6. If the delta H of solution of NaCl is 1. अब इतना ही ले लेता हूँ क्योंकि 1 नहीं होता, ये 1.2 होता है, मैंने उसको कैलकुलेशन के लिए वैसे कर लिया। 1 किलो कैलोरीज पर मोल and its lattice energy is 180 kilocalories per mole. Calculate the hydration energy of sodium and chloride. The hydration energy of sodium and chloride. ये कैलकुलेट करके बताना है, बताओ कैसे बताओ। सब कुछ डाटा है तो तुम्हारे सामने। भाई ऊपर कैलकुलेशन तो लिखा ही हुआ है, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन आ गया -179 किलो कैलोरीज। तो दिस विल बी इक्वल टू 5x + 6x। x कैलकुलेट कर लेते हैं। 5x हाइड्रेशन सोडियम का बता देना और 6x क्लोराइड का बता देना। टोटल हाइड्रेशन 5:6 का रेशियो था, तो रेशियो ले लेते हैं। टोटल हाइड्रेशन ये है, इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। एक्स कैलकुलेट करते हैं, बता देते हैं।
इतना आ रहा है 16.27 किलो कैलोरीज। कर दो उसको सॉल्व। तो 5x बता दो सोडियम के लिए और 6x बता दो, आपको पता है क्या करना है। एनी डाउट? कोई डाउट है तो बोलो। सर इस पूरे टाइम पर वो x का नेगेटिव वाला साइन रहेगा ना? ऑब्वियसली बात, ओके सर। क्योंकि एक्सोथर्मिक होगा ना। बताओ, हाँ सर। अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में होता है, सो द आयनिक कंपाउंड्स conduct electricity in aqueous and molten state due to movement of ions. Movement of ions in solution. तो अभी व्हाट विल हैपन, जैसे अगर अपन से कहेंगे भाई मेरे पास LaCl है, LiCl है और NaCl है, दोनों को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो लिथियम आयन बनेगा प्लस Cl माइनस बनेगा, सोडियम आयन बनेगा प्लस Cl माइनस आयन बनेगा। The conductance of NaCl is more LiCl because due to hydration of lithium ion, due to hydration of lithium ion, hydration of lithium ion, its movement in the solution is less than sodium ion. It will be less than the sodium ion. तो अपन कहेंगे जैसे इसमें ये दोनों तो सेम है, Cl नेगेटिव आयन, लेकिन लिथियम आयन में और सोडियम आयन में अगर अपन कन्वर्ट करेंगे, चेक करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे, अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो लिथियम आयन का साइज छोटा होता है सोडियम आयन के कंपेयर, थोड़ा ऐसा लिख रखा है, ये लिथियम आयन और ये सोडियम आयन। अभी सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया काफी कम होगा एज कंपेयर टू लिथियम। तो लिथियम क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल है जो अपन अट्रैक्ट कर रहे हैं लिथियम आयन में, ये वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा लिथियम आयन, ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्टेड है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल उतना ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होगा बिकॉज द चार्ज इज लेस, चार्ज डेंसिटी ऑन पर यूनिट एरिया इज लेस। तो इसका जो हाइड्रेशन स्फीयर होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल जो इस पे आके स्टिक हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से वाटर मॉलिक्यूल आके लिथियम आयन पे ऐसे बैठ जाएंगे, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल बैठ जाएंगे तो फिर लिथियम का मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगा। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा नहीं था, अगर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा नहीं है तो कम वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ, तो इसका हाइड्रेशन भी कम होगा। We know that hydration is inversely proportional to
साइज से हाइड्रेशन बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, मतलब डिक्रीज होता है, क्योंकि आर स्क्वायर ले रखा है हमने। तो इस केस में जो साइज छोटा है तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा, अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन ड्रास्टिकली कम होगा, क्योंकि आर का वैल्यू स्क्वायर है इधर, तो इधर काफी कम होगा हाइड्रेशन। तो फिर मूवमेंट ऑफ आयंस विल बी मोर, हाइड्रेशन कम होगा, क्योंकि इस पे कम वाटर मॉलिक्यूल बैठे हैं, इजीली चल सकता है टुवर्ड्स द कैथोड, सो मोर मूवमेंट देन लिथियम। तो फिर इसका कंडक्टेंस कम होगा इसके कंपैरिजन में, देयरफॉर कंडक्टेंस ऑफ, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा। सो कंडक्टेंस ऑफ lithium is less than sodium is less than potassium is less than rubidium C, ऐसे बता सकते हैं। अगर चार्ज ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा, लाइक दैट। That is electrical conductivity. So this is the electrical conductivity. अब अपन को वो melting point, boiling point, right ना, उस टाइप के अपन को नहीं चाहिए density like that. Melting point of solid is ionic solid is high, so boiling point is high. अगर melting point आएगा तो boiling point is also high. Density obviously it will be more due to high lattice energy. Boiling point is high, density is high. Density भी ज्यादा होगा, तो like that we can write the properties. तो इन सबको पढ़ने, इन सबको एक बार आप उससे पढ़ लेना, एनसीईआरटी से, जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम में नहीं आने वाला ये सब। स्कूल वगैरह में जरूर आते हैं, डेंसिटी राइट, सर जेई के लिए, बोलो जेई के लिए तो होगा ना ये? क्या होगा सर ये वाला पार्ट वगैरह जेई के लिए है ना कि नहीं है, मतलब क्या है? हाँ पढ़ो ना तुम, सर ये तो पढ़ लो अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, देख लो कितना आएगा उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो उसको पढ़ लेना तुम। अब मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूँ, पूरा सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, अब ये डेंसिटी वेंसिटी छोड़ देते हैं, इधर नहीं पूछने वाला कोई, तो अपन कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। The bond formed between the non-metals by sharing of electrons. इसमें ट्रांसफर नहीं होता, by sharing of electrons of electron is called covalent bond. ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब अपन को क्या करना होता है एग्जाम्पल में, जैसे मान लो अपन कहेंगे दो एटम्स है, जैसे फ्लोरीन है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे एग्जाम्पल में, जैसे अपने पास डिपेंडिंग ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, दूसरा एक और फ्लोरीन ले लेते हैं 1 2 3, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना फ्लोरीन के 5, ऐसे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो
एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन ने इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया तो ऑक्टेट कंप्लीट, इसका इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो बॉन्ड बन गया अपने पास, अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया अपन ने, ये बॉन्ड बन गया। देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन लाइक दिस। तो एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल अपन लिख सकते हैं जैसे O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में अपन कहेंगे भाई O2 में तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, दूसरे एटम से भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाएंगे, ताकि दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अगर अपन ऐसे शेयर करते हैं। एक बॉन्ड बनाने के लिए अपन को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं, या तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन दोनों के मिला के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो फिर अपन इसको ऐसे बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए आपने और 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए आपने, तो 4 इलेक्ट्रॉन से मैं 2 बॉन्ड बनाऊंगा, तो फिर डबल बॉन्ड बनेगा। तो O2 मॉलिक्यूल में देयर विल बी डबल बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड के बीच में, मतलब किसी भी 2 एटम के बीच में कभी 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, we know that how to write the sharing of electron। अब इसको ना अपन पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। इसको अपन पॉइंट 1 कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के पॉइंट्स 1 लिख लेते हैं इसको, तो 1 ही लिख लेते हैं इसमें, पॉइंट 1, पॉइंट 2 कर लेते हैं, पॉइंट 2 कर लेते हैं। Generally in the bond formation, covalent bond formation, in the covalent bond formation, the electrons are shared by each atom. But if the electron is shared by one atom, if both the electrons, if both the electrons, but if both the electrons is shared by a single atom in bond formation, then the type of bond is called coordinate bond. अभी ना what will happen, जैसे अपन मान लेते हैं कि हमारे पास गिवन है ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन। एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मान लो मेरे पास AB टाइप कोई मॉलिक्यूल है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन और इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, देन दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल में ऐसे बॉन्ड बनते हैं, मतलब अलोन पेयर इज शेयर्ड बाय अदर एटम, इसने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर करना है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे इससे, तो हम उस बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिनोट करते हैं किससे, एरो से डिनोट करेंगे।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय एरो। अपन इसको एरो से डिनोट करेंगे। इसको डॉट बॉन्ड भी बोलते हैं। सो अगर एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, then that type of bond is called coordinate bond. इसको अपन कहते हैं coordinate bond, इसको अपन कहते हैं coordinate bond। तो अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है या नहीं बनाना? ठीक है, तो अपन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं पहले, है ना। हाउ टू शेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल एटम टू अदर एटम। ये लिख रहे हैं, तो इसके लिए अपन लिखेंगे रूल्स फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर, molecular structure, molecular structure। ठीक है, तो फर्स्ट रूल होता है राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। Shared the electron of central atom to other atom, so that octet of other atom gets complete, octet of other atom get complete। तो मैं जो आपसे बोल रहा हूं वो अपन ऐसे लिख रहे हैं। मान लो मुझे CO2 का स्ट्रक्चर लिखना है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट द इलेक्ट्रॉन टर्म्स इन पेयर है, आप इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा पेयर में लिखोगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्स में लिखे हुए। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है अपन को 2 4, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिया, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता है आपको, एटॉमिक नंबर इज 8, सो इट इज 2 and 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इट इज अदर एटम। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो शेयर कर दो। इसके लिए अपन को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए अच्छे से, ताकि अपन बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख सके। मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। अब कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, आप चेक कर सकते हो। कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। दैट इज हाउ यू राइट द स्ट्रक्चर। मान लो मेरे पास गिवन है, दूसरे एग्जांपल लेते हैं अपन, वाटर मॉलिक्यूल। तो आप ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो। हाइड्रोजन का डिप्लेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर मुझे अमोनिया मॉलिक्यूल लिखना है, सपोज NH3, तो नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डिप्लेट कंप्लीट करने के लिए, दे दो। अभी ऑक्टेट ऑफ
nitrogen is completed and the duplet of hydrogen is complete. तो अपन कहेंगे अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज कर लेते हैं मेरे पास सपोज गिवन है ऐसे कि भाई अगर मान लो SO2 गिवन है, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 और ऑक्सीजन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो अपने ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन बनाते हैं, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया और सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, या तो सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अभी मेरे पास एक ऑक्सीजन तो है, अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया फिर तो अपन कहेंगे अगर किसी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए सारे अदर एटम को अकोमोडेट करने के पहले, अगर किसी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए बिफोर अकोमोडेटिंग ऑल द अदर एटम्स, then the central atom after octet completion will form coordinate bonds. So while accommodating bond with other atoms, if the octet of central atom gets complete before accommodating the other atom, all other atoms, then it will accommodate other atoms by forming coordinate bond. Coordinate bond. तो वो coordinate bond बनेगा। इसका मतलब है इसमें ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका तो कंप्लीट हो ही गया था और अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ये फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सेंट्रल एटम तो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन अदर एटम अपने कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। मतलब ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रॉन शेयर तो होगा, लेकिन ऑक्सीजन अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए बिफोर अकोमोडेटिंग ऑल द अदर एटम्स, देन इट विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। मान लो अपने पास दूसरे एग्जांपल में SO3 गिवन है, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देता हूं, तो फिर बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। देख लो भाई, इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट। अब एक बात ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड
Coordinate bond is a type of covalent bond in which only one atom shared its electron. Share its electron. But the strength of coordinate bond is slightly more than covalent bond, because coordinate bond has some ionic character also. Some ionic character है also. इसमें थोड़ा ionic character भी होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा ionic character भी होगा. तो उसमें कुछ ionic character भी होगा, तो obviously बात है will write like that. जैसे अपन लिखेंगे ना, मान लो ए बी है, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, और ए और बी अगर अपन ऐसे लिख देते हैं, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और डॉट बॉन्ड, इसको डॉट बॉन्ड भी बोलते हैं. तो इस बॉन्ड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था कैन बी रिटन एज मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो अगर अपन किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. मतलब बॉन्ड बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन उनमें थोड़ा चार्जेस होते हैं. दीज चार्जेस आर कॉल्ड फॉर्मल चार्जेस. इन चार्ज को अपन कहते हैं फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्जेस अपन किसी भी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट भी कर सकते हैं. किसी भी एटम पर व्हाट आर द फॉर्मल चार्जेस, ऐसे अपन कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं. एक्चुअली फॉर्मल चार्ज में अपन क्या लिखते हैं, जिस मॉलिक्यूल में सबसे कम फॉर्मल चार्जेस होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. तो it is used to calculate the stability of molecules. The molecule which has minimum formal charge is more stable. अब एग्जाम्पल के लिए मतलब ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल स्टेबिलिटी. अब फॉर्मल चार्जेस में काफी सारे मॉलिक्यूल्स में बना भी सकता हूं. तो अपन स्टेबिलिटी एग्जांपल की जगह अपन क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा लिखते हैं फॉर्मल चार्जेस और फिर देखते हैं क्या करना है. अपन स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे. अगर मुझे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम
ऑफ एटम माइनस, ये अपन ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप पूरा बाद में लिख देंगे कौन क्या क्या है। वी माइनस number of free electrons minus 1/2 into number of bonded electrons, ऐसे लिख सकते हैं, where V is number of valence electron of atom, F is number of, ये V है, F is number of free electron on atom, and B is number of bonded electron around atom, around atom. अपन एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जो अपन सभी स्कूल में भी पूछ सकते हैं, जैसे ओजोन, ओजोन का एग्जांपल लेता हूं। ओजोन का अगर स्ट्रक्चर में बनाऊंगा ना, अब O3 है तो ऑब्वियसली बात है अपन को लिखना होगा भाई, एक ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, एक ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, और 2 ऑक्सीजन अदर एटम होंगे, तो ये एक अदर एटम है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब एक और एटम बचा हुआ था अभी, हाँ तो बना दो, इससे इसका कोऑर्डिनेट, मतलब ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर मैं ऐसे बनाने वाला हूँ, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर मैं ऐसे बनाने वाला हूँ, एक ऑक्सीजन है मेरे पास, डबल बॉन्ड बनाऊंगा, इधर लोन पेयर है मेरे पास, और ये लोन पेयर एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पूरा एक लोन पेयर डोनेट होता है, ऐसे शेयर होता है, ये बनना ऐसे बना, इसको हटा रहा हूं मैं। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इन ऑक्सीजन को ऊपर 1 2 3 ऐसे नंबर दे देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ओ एटम 1, अगर 1 पे फॉर्मल चार्ज लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 2 बॉन्ड्स हैं इसके अराउंड, आपने लिखा नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड एटम, तो अराउंड एटम 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हो गया, तो 1/2 into 4 0, उस पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये दोनों वाले, ये तो बॉन्डेड है, और इसमें मैं लिखूंगा दैट विल बी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ना, तो अराउंड लिखा अपने एटम, 4 इधर है 2 इधर है, तो 6 into 1/3 plus 1. Formal charge of oxygen atom 3, 6 minus 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन 6 है, ये 6 के 6 यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये 1/2 होगा, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 ही थे इसमें, 1/2 into 2, तो ये आ गया माइनस। ये फॉर्मल चार्जेस हैं मैंने जो कैलकुलेट किए सभी एटम। अब अगर फॉर्मल चार्ज आया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, भाई इस पे फॉर्मल चार्ज आया, इस पे ही फॉर्मल चार्ज आया, तो इसका मतलब है 2 पे फॉर्मल चार्ज है +1 और 3 पे -1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे देता हूँ, और इसका एक भी इलेक्ट्रॉन मैंने कुछ नहीं किया। अभी देखो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉन इससे इसको दोगे ना, तो इस पे फॉर्मल चार्ज आएगा वो कितना, +1, और इस पे कितना, -1। इस पे +1 आएगा, इस पे -1 आएगा। मतलब इसका ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर अपन, इसका जब तो अपन कहेंगे सर एक बार बताओ, आपने कहा था कि जिसमें चार्ज सबसे कम होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो बताओ ये वाला ज्यादा स्टेबल है या ये वाला ज्यादा स्टेबल है? तो अपन कहेंगे ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ऐसा स्ट्रक्चर अपन तब लिखते थे जब हमें ये नहीं पता था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम की भी कोई चीज होती है। तो अपन ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए फॉर्मल चार्जेस की बात करते थे। भाई हमें अगर ओजोन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, और सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, और सभी के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपन क्या लिख लेते थे, फॉर्मल चार्जेस। फिर जब हमें पता चला कि मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाते हैं तो हमने फॉर्मल चार्जेस लिखना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल दिखता है तो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो मैं इसमें डायरेक्टली बता सकता हूँ इसके कितने फॉर्मल चार्जेस है। ऑप्शन पे -1 और सल्फर पे +2। वो कैसे? आपने बताया ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जहां एरो का हेड होता है वहां माइनस साइन होगा, और जहां टेल होता है वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा हेड की तरफ। यही तो होता है भाई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना मतलब इससे शेयर कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब है टेल से इलेक्ट्रॉन लेके हेड पे दोगे आप। तो जहां टेल लिखा हुआ है वहां +1 होगा, और जहां हेड लिखा हुआ है वहां -1। तो यहाँ टेल लिखा हुआ है, इसकी वजह से एक +1 इधर -1, इस पे एक +1 इधर -1। तो लो, अगर इसका फॉर्मल चार्जेस के फॉर्म में स्ट्रक्चर पूछोगे तो ये हो गया। मतलब मैं अपना स्ट्रक्चर, जो रूल्स अपन ने पढ़े, इन रूल्स से अपन अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह फॉर्मल चार्जेस लिख देंगे और बता देंगे व्हाट विल बी द फॉर्मल चार्जेस ऑन ईच एटम। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना आता है तो मुझे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना भी आता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ और फॉर्मल चार्ज बताओ, और कैलकुलेशन के लिए अपने पास ये है, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए अपन ने बनाए स्ट्रक्चर्स। अब कुछ अपन बनाएंगे फॉर एसिड्स वगैरह के, मतलब थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, थोड़े एसिड वगैरह, जैसे H2SO4 है, उसमें तो 3 टाइप के एटम है, कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? तो वो अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। कितने टाइम हो गया? 9:30 हो गया। सर 10 बज गए। बस अरे यार तुम लोगों ने बताया नहीं मुझे। सर चलो हमें कोई बात लगा आप, सर मैं लगा कि आप एक्स्ट्रा लोगे आज, हाँ तो सर फिर मतलब पोर्शन के हाँ सर, मैं और तो सर समझ भी रहा था। वाला था सर। तो अपन ये मतलब बताओ, यहीं रुक जाते हैं अब, है ना? श्योर ओके सर। चलेगा ना? फिर अपन और बीच में देख लेंगे, अपन जितना ज्यादा हो सकता है अपन कर लेंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, अब अपन को कंपैरिजन भी पढ़ना है इसमें, तो अपन पढ़ लेंगे कंपैरिजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब अपन यहीं रुक जाते हैं। और अगर शाम को क्लास के लिए मैं बताता हूँ, और एक बात और, मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ, वरना मेरी बात को रिकॉर्ड